हैं श्री आलोक मेहता जी। वो एक पूर्व मंत्री रहे हैं सहकारिता विभाग के, बिहार गवर्नमेंट में एमपी भी थे। अभी उजियारपुर विधानसभा से एमएलए हैं और बैंगलोर यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंजीनियरिंग की। सबसे पहले आलोक सर, आपसे ये जैसे एक जो है हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी के सिचुएशन में जब कोरोना महामारी और उसके बाद जो लॉकडाउन के कारण बिहार के लोगों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप किन इश्यूज से आपको जूझना पड़ रहा है और उसको आप कैसे टैकल कर रहे हैं? धन्यवाद मिस्टर विनय शंकर जी और हुदा साहब, टीना जी, जो भी अनीस बारी साहब, प्रशांति जी और पैनल के सभी मेंबरान। बहुत खुशी है मुझे कि आपने मुझे इस पैनल में इस डिस्कशन में शामिल किया। मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ व्यवहारिक बातें कहना चाहूंगा कि कोरोना के फैलने के बाद सरकार ने आनन फानन में जिस तरह के प्रतिबंध लगाए, जिस तरह का लॉकडाउन मतलब जारी किया और उसके जो रूल्स थे, उसमें शुरू में तो लगा कि बहुत कुछ ठीक रहेगा, लेकिन जब जनता कुछ दिनों बाद आइसोलेशन से और लॉकडाउन से उबने लगी तो बाहर आने के लिए बेताब। बहुत प्रॉपर काउंसलिंग उनका नहीं हो पा रहा था और वो जनप्रतिनिधि के रूप में जो बिहार के बाहर या फंसे हुए जो मजदूर थे, जिनका जॉब चला गया था और या तो वो सड़क पर थे या फिर किसी के रहमो करम पर कुछ दिनों के लिए वहां पर टिके हुए थे, उनका खाना खत्म हो गया था, पैसा खत्म हो गया था, उन लोगों का लगातार संपर्क हम लोगों से बना रहा। हम अपने क्षेत्र की बात करें तो हमारे क्षेत्र से 30-40 हजार लोग, 30-40 हजार के बीच में ऐसे लोग हैं जो बाहर काम करते हैं। लगभग 2000 लोगों के संपर्क में मैं किसी न किसी रूप में था। किसी मित्र दोस्त के माध्यम से, अपनी तरफ से, और कहीं कहीं जैसे केरल की सरकार को मैंने महसूस किया कि काफी सेंसिटिव थी। जो तमिलनाडु के ऑफिसर्स थे उनको भी मैंने सेंसिटिव पाया। वैसी जगहों पर उनकी बातों को रखकर हमने उनको मदद करने का प्रयास किया। लेकिन जब क्षेत्र में लोग खोजने लगे, क्षेत्र में जाने की बात हुई, तो ये जो लॉकडाउन के जो नियम थे वो आड़े आने लगा। मैंने पूरी कोशिश की प्रशासनिक तंत्र से और आम लोगों से संपर्क अपने फोन के माध्यम से बनाए रखूं, और जब प्रशासनिक स्तर पर ये पास वगैरह इशू नहीं किया गया कि मैं उन लोगों के बीच जाना भी नहीं चाहता था, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, और उन लोगों के बीच एक साइकोलॉजिकल कुशनिंग के लिए वहां पहुंचना जो जरूरी महसूस किया गया, उसके लिए सरकार की तरफ से कोई अनुमति नहीं दी गई, कोई पास जारी नहीं किया गया। इस चीज को जनता ने भी ठीक बाद में धीरे धीरे महसूस किया और मैंने उनको समझाया कि ये इसी तरह से हम इस महामारी का मुकाबला कर सकते हैं। गांव में एक सामाजिक वातावरण है, इसलिए वहां पर जिनके रोजगार छूट गए थे उनको मदद करने वाले आसपास के लोग थे, लेकिन बिहार के बाहर जो लोग अटके हुए थे उनको मदद करने वाले बहुत कम लोग थे। और कुछ एनजीओ, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो कुछ ऐसे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जो भावनावश आपस में मिलकर 5-10 लोगों ने बनाया था, वैसे लोगों ने उन लोगों को काफी मदद की। बहुत परेशानी का सबब ये रहा कि एक समय की सीमा बीतने के बाद लोगों में व्यग्रता हो गई घर लौटने की, और लोग चाहते थे घर लौटना। उसमें मैं कहना चाहूंगा कि ये सरकार का फेल्योर था कि यदि उनको वहां पर जहां भी थे वहां पर यदि खाने पीने की व्यवस्था होती तो शायद इतनी व्यग्रता ना होती, क्योंकि ये इंतजार लोग करते कि भाई इंडस्ट्री खुलेगी तो फिर उसमें हम काम करेंगे। वो उस कमी की वजह से भी इतना रश बिहार की तरफ हुआ।
और हम लोगों ने महसूस किया कि यदि वो छोड़ दिए जाएंगे तो कोरोना से पहले भूख से मर जाएंगे। तो इसी बीच में अनीश वारी जी से बात हुई और उन्होंने बताया कि इस तरह की का ऑर्गेनाइजेशन गठित किया जा रहा है और इसके माध्यम से अच्छे मैंने उन लोगों की मदद के लिए या उस तरह के जो भी पीड़ित हैं उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि होप ऑफ रे ऑफ द होप सामने नजर आया। और मैं समझता हूं कि आज बिहार में क्वारंटाइन सेंटर पर जो व्यवस्था है वह पूरी व्यवस्था नहीं है, न ढंग से उसके भोजन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, न ही उनको क्वारंटाइन करने का जो स्पेस है वो बिल्कुल अपर्याप्त है। या तो व्यवस्था में कमी है और संस्थानों को लेकर उसको बनाया जाना चाहिए था, और क्वारंटाइन के जो नियम है उनका पूरी तरह उल्लंघन हो रहा है। 2 दिन और 3 दिन के अंदर उनको छोड़ दिया जा रहा है। होम क्वारंटाइन भी यदि करना है तो होम क्वारंटाइन के लिए जो डायरेक्शन दिए जाने चाहिए थी, जो काउंसलिंग किया जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। बस से लोग आ रहे हैं, एक थर्मल स्कैनर से उसका टेम्परेचर देख लिया गया और उसको घर जाने दिया गया। अब किस बात से कहाँ परेशानी हो रही है, जबकि सरकार ने एलोकेशन भी किया कि प्रति व्यक्ति क्वारंटाइन सेंटर में इतना खर्च करना है। अब जाकर देखें तो उसमें कहीं दूर दूर तक जो बजट दिया गया, जो प्रावधान दिया गया और जो हो रहा है उसमें कोई तालमेल नहीं है। तो मैं यह सिर्फ विपक्षी होने के नाते नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कर रहा हूं कि इतनी संवेदनशील स्थिति में सरकारी मशीनरी को उतना संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता थी और उसमें कमी है। आज भी लगातार पैदल तक लोग आ रहे हैं, ट्रेन ट्रैक पर आ रहे थे, उनके साथ जो हादसा हुआ सबने देखा। और ये बहुत बुरी स्थिति, आर्थिक स्थिति इस देश की बहुत चरमराई हुई पहले से थी। अब सरकार को एक बहाना मिल गया कि भाई कोरोना की वजह से ऐसा हुआ। कोरोना की वजह से जो हुआ वो तो होना ही है, लेकिन जो उसके पहले थी वो बहुत खराब स्थिति में चल रहा था देश। मैं समझता हूं कि जब कभी भी महामारी हुई है तब ह्यूमन बिहेवियर में, R&D में और लाइफस्टाइल में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। डेवलपमेंट का भी एक अलग ट्रेंड शुरू हुआ है। मैं बहुत पॉजिटिव सोच के साथ यह महसूस करता हूं कि इस कोरोना के आने के बाद लोग अपने लाइफस्टाइल में भी परिवर्तन लाएंगे और कुछ अच्छी चीजें होने वाली हैं, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। इकोनॉमी जो धराशायी पहले से है, अब उसका पुनर्निर्माण ही होना है। तो उसके लिए हर व्यक्ति को, हर संगठन को और सरकार को स्टेप बढ़ाना होगा और मिलजुल कर अपने अपने स्तर पर कंस्ट्रक्टिव प्लान्स के साथ बढ़ना होगा। तभी इससे हम इस स्थिति से निजात पा पाएंगे और भूखमरी या फिर जो जॉबलेसनेस है, इन तमाम चीजों से निजात पाया जा सकता है। उसके उपाय हैं। अब मैं यदि कोऑपरेटिव पर बात चलेगी, मैं अपना कंक्लूड कर दूं क्या सारी बातें? जी सर, वो नेक्स्ट राउंड में आपके पास आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा कि हम सबको एक साथ मिल के और साथ जो है इस लड़ाई को लड़नी होगी और तभी जो है हम ये जंग अच्छे से। आलोक सर, आपसे अगला सवाल होगा, ये आप जैसे कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी रहे हैं पहले और जहां तक मुझे पता है आपको कोऑपरेटिव बैंक के संचालन का एक्सपीरियंस भी है। तो सर, इस क्राइसिस का आप कोऑपरेटिव सेक्टर या फिर जो हमारा पैक्स है उसके ऊपर क्या असर देख पा रहे हैं और इनडायरेक्टली फिर उसके बाद किसानों पे क्या असर पड़ेगा? लगभग 80% हमारी जो स्टेट की जनता है वो तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्री पे डिपेंडेंट है। तो सर, आपका क्या व्यू है? देखिए, ऐसा है कि अभी तक जो व्यवस्था रही है यहाँ की इकोनॉमिक व्यवस्था, मैं हुदा साहब के बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। सभी बिंदुओं को उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने बताया, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं उसमें कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन पर्याप्त नहीं हो सका और इसी का नतीजा था कि बिहार की इकोनॉमी मनी ऑर्डर इकोनॉमी के रूप में जाना जाता रहा है। लोग बाहर कमाने जाते हैं और वहां से अपने माता पिता को पैसा भेजते हैं
और उससे यहाँ के बहुत सारे लोग जो लोअर स्ट्राटा के लोग हैं उनका जीवन यापन होता है। लेकिन बिहार को की इन हाउस इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए जिस तरह के उद्योगों की आवश्यकता है तो उन पर विचार करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में क्या पाए जाते हैं, यहाँ तो कोई माइंस है नहीं। माइंस होता तो मिनरल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज थी उसको डेवलप किया जा सकता था। मैं समझता हूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरफ कभी गंभीरता से विचार ही नहीं हो सका, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जिस तरह की इंडस्ट्रीज और रॉ मटेरियल्स और ह्यूमन रिसोर्सेज और ट्रेडिंग की जरूरत थी, इन चीजों का जो प्लान होना चाहिए था वो प्लान अभी तक किसी भी सरकार ने बहुत गंभीरता से नहीं किया। नतीजतन कि एक बार एनआरआई सम्मेलन बुलाकर लोग चाहते हैं कि सब लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट, हुदा साहब ने सही कहा, इन्वेस्टर्स जो हैं हमेशा मैंने कुछ अपनी सिक्योरिटी खोजते हैं, अपनी कैपिटल सिक्योरिटी खोजते हैं, पॉलिसी बेस्ड सिक्योरिटी खोजते हैं, और ये हमेशा फिकल माइंडेड अप्रोच रहा है इस मामले में कि इंडस्ट्री के लिए इनवाइट कर दिए, सिंगल विंडो सिस्टम घोषित कर दिए, अब पता चला कि फिर वही के वही ढाक के तीन पात। इन चीजों में काफी सुधार की जरूरत होगी ताकि इन्वेस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि यहाँ हम जाएंगे तो हमारा कैपिटल, हमारी सिक्योरिटी और पॉलिसी हर तरफ से हमको सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसके बाद जो इन्वेस्टर्स बाहर के हैं वो यहाँ जरूर आवेंगे। दूसरी बात कि यहाँ पर रॉ मटेरियल्स क्या है, यहाँ तो मेजॉरिटी पार्ट जो है एग्रीकल्चर बेल्ट है। एग्रीकल्चर बेल्ट में जो हमारा एग्रो प्रोडक्ट है वही हमारा रॉ मटेरियल है। अब उसमें वैल्यू एडिशन हम कैसे करें? हमारे यहाँ का मक्का जा रहा है कहाँ? हमारे यहाँ का मक्का जा रहा है लुधियाना, मतलब पंजाब, हरियाणा, और वहां प्रोसेस होके उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कॉर्नफ्लेक्स बनाया जा रहा है, स्टार्च निकाला जा रहा है, और बहुत बड़ा बेल्ट बिहार का मक्का उत्पादक है। खगड़िया से लेके किशनगंज तक सड़कों पर मक्का पसारा हुआ रहता है सूखने के लिए, और बड़ी संख्या में हजारों हजार ट्रक वहां से मक्का चला जाता है। तो इस तरह का जो बेल्ट है उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और उस पर बेस्ड इंडस्ट्री के लिए पहल करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर में बहुत सारा प्रॉब्लम विगत दिनों में आया कि लैंड रिफॉर्म्स के, सरकार की लैंड रिफॉर्म्स नीति बिल्कुल अनिश्चित रहने की वजह से जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे उन लोगों ने लैंड को के यूटिलाइजेशन पर रोक लगा दिया। वो जो पहले बटैया कनखैया पर देते थे उन लोगों ने देना बंद कर दिया। अब वैसे लैंड जो है बड़ी मात्रा में वो लैंड है जिसमें कोई खेती नहीं होती है, बूढ़ा बाप घर पर है, बच्चे बाहर कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और उनका बड़ा सा लैंड पड़ा हुआ है। वो इस डर से कि कोई कब्जा न कर ले या लैंड नीति क्या होगी इस डर से वो नहीं दे पा रहे हैं। उनको उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होगा। मैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहते हुए मैंने वैसे लैंड के बारे में एक योजना बनाई थी। सरकार महागठबंधन की सरकार टूट गई, मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सका, लेकिन मैं चाहता था कि एक मॉडल की तरह उसको मैं सामने लाना चाहता था। उसमें मैं लैंड कोऑपरेटिव बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि वैसे लोग जो इनसिक्योर्ड हैं उन्हीं लोगों का कोऑपरेटिव बना दिया जाए। 100-200 एकड़ जमीन एक जगह इकट्ठा हो, गांव के 100-200-300 लेबरर्स उसमें काम करें, 10 स्किल्ड फार्म मैनेजर बने उसमें, और उसमें एक ऑर्गेनाइज फार्मिंग हो, और वही कोऑपरेटिव उसका गवर्नेंस करे। उसी कोऑपरेटिव के जो लैंड ओनर है वही उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डायरेक्टर और उसके मेंबर रहे, और उन्हीं की देखरेख में सारा चीज। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी बात हुई थी। मैं समझता हूं कि वैसा 100 प्लॉट यदि डेवलप कर दिया जाए तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन होगा यहाँ के लेबरर्स को यहाँ इंगेज करके और उनकी प्रोडक्टिविटी का उपयोग करके यहाँ की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का। और जब तक ये शेप में आवे तब तक आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए आप लोगों को इनवाइट भी कर सकते हैं, और यहाँ भी कैपिटल वाले लोग हैं जो बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग खुद यहाँ पर उसको टेकअप करने के लिए तैयार हो सकते हैं। कोऑपरेटिव मिनिस्टर के रूप में मैंने इन चीजों को बढ़ावा देने की काफी कोशिश की। मैं चाहता था कि हर पैक्स जो कि हर पंचायत में है,
पैक्स को एक नोडल एजेंसी बनाकर, एक हब बनाकर, मैं चाहता था कि वहां मल्टीफेस एक्टिविटी, जिसमें एडवांस फार्मिंग, जिसमें जो पोल्ट्री का काम या फिर ये पशुपालन वगैरह को बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में उसको हम आगे बढ़ावे, और जो मजदूर है उस क्षेत्र के, वो मजदूर को बाहर जाए, उन मजदूरों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इस पे थोड़ा सोच, मतलब एक ऑर्गेनाइज करके प्लान बनाकर और इम्प्लीमेंट करने, अब यहाँ प्लान कोई और बना रहा है, इम्प्लीमेंट कोई और कर रहा है, फाइनेंस किसी और को करना है, तो इसका कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन आपस में नहीं हो पाता है। इसकी वजह से यह बस्ते में धरा का धरा रह जाता है। और सबसे ऊपर है पॉलिटिकल गुडविल, पॉलिटिकल विल पावर, जो इसको जो कोई सरकार आती है तो यदि वो सोच ले कि इस सेक्टर में हमको ये करना है तो उसको कर सकती है। अभी सब्जी के क्षेत्र में मैंने कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहते हुए एक कोऑपरेटिव बनाया था। मैं आपको बताता हूं कि करीब करीब 1 लाख किसान और करीब करीब 20-25 हजार मतलब उसमें काम करने वाले लोग उसमें इंगेज हैं। और वो कैसे इंगेज हैं तो उसको आप देखेंगे तो उसका भी स्ट्रक्चर इसी टाइप का है कि जैसे दूध का कलेक्शन होता है उस तरह से सब्जी का भी कलेक्शन हो रहा है। वो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को कि इन्होंने हमारे उस ब्रेन चाइल्ड को बहुत अच्छी तरह इंप्लीमेंट किया है। और आज पटना में 3 से 5 लाख रुपए की सब्जी उसी संस्था के माध्यम से, जिसमें 10-12 हजार लोग इंगेज हैं, वो सब्जी की बिक्री हो रही है। उसी तरह अभी उसी योजना के तहत अभी मोतिहारी में उसको शुरू किया गया है। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, मतलब कोऑपरेटिव सेक्टर जो वेलफेयर फैक्टर से जुड़ा हुआ सेक्टर है, उसको बिल्कुल कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखने लगेंगे तो आप सरकार के रूप में आपको डिसीजन आपका गलत हो सकता है। आपको मैं उदाहरण छोटा सा बताना चाह रहा हूं। लिज्जत पापड़ इंडस्ट्री, लिज्जत पापड़ ने 49,000 महिलाओं को इंगेज कर रखा था, जॉब दिया था, और लिज्जत पापड़ बहुत स्मूथली चल रही थी। लेकिन लिज्जत पापड़ में यदि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख भी घाटा होता हो सरकार को, मतलब इंडस्ट्री को, उस उद्योग को, तो सरकार को उतना सब्सिडाइज करना चाहिए, क्योंकि उतने 49,000 महिलाएं उसमें इंगेज हैं और उनका मतलब जॉब उसमें है और उतने लोग इंगेज है। तो उसके लिए सरकार को वहां पर अब पैसा जहां तहां आप किसी का लोन माफ कर रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप वैसे सेक्टर को जहां पे उसकी वायबिलिटी अभी नहीं पूरी हो रही है, उसको आप सब्सिडाइज करके स्टैंड रखें, उसको स्टूड रखें, ताकि वो जॉब दे सके। अब देखिए अविश्वास, किस तरह का विश्वास, एनजीओ बहुत अच्छा काम कर सकता था, लेकिन इतना अविश्वास भरा कदम सरकार की तरफ से होता रहा है कि एनजीओ को अधिकांश जगहों पर मतलब बिल्कुल अविश्वास के साथ, विश्वास की वजह से उनको इस तरह का जॉब नहीं दिया था, जहां पर कोई वेलफेयर जॉब हो, ट्रेनिंग का जॉब हो, उसको नहीं दिया जा रहा है। और हर चीज को कमर्शियल दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट में भी वेलफेयर फैक्टर इन्वॉल्व था, लेकिन आज क्या हो रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट सिक हो रही है या नहीं हो रही, मतलब होने के कगार पर है, उसको तुरंत बेच दिया जाता है। आखिर जो उसको लेगा वो तो प्रॉफिट में चलाएगा, तभी उसको मतलब ले रहा है। तो ये काम सरकार की तरफ से होना चाहिए था, और प्रॉफिट में नहीं भी चल रहा है, हजारों लाखों की संख्या में लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो फिर उस सेक्टर को सब्सिडाइज किया जाना चाहिए था। अब पब्लिक बिल्डिंग बनाने की बात कही गई, सब जगह पैसा इन्वॉल्व है, तो पैरेलली जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसका सबसे ज्यादा स्कोप बिहार के अंदर हो सकता है, उस पर इमरजेंसी प्लान बनाकर और सरकार को उस योजना को समग्र रूप से लागू करना चाहिए। 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, तब तक आपको उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, कोऑपरेटिव में इंगेज कीजिए, और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, उसमें इंगेज कीजिए। अभी कोल्ड चेन एक बहुत इंपॉर्टेंट ये हो गया है, जिसमें अपॉर्चुनिटी काफी एग्रो सेक्टर की बढ़ गई है। लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेरे का कोई अनप्लान्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, सिस्टम का नहीं है, उसको कोल्ड चेन के माध्यम से हम पेरिसेबल आइटम को, जो एग्रो प्रोडक्ट है, उसको हम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों और मैंने ह्यूमन रिसोर्स का एंगेजमेंट हो सकता है। बिहार में इसकी एम्पल अपॉर्चुनिटी है। बिहार का एक सक्सेसफुल जो मिल्क
मतलब कॉम्फेड है वो बिहार के मिल्क को बिहार के बाहर भेज रहा है, वो हरियाणा और पंजाब में भी यहाँ का प्रोडक्ट जा रहा है। तो हम चाहते हैं, मतलब मेरी सोच है कि यदि उस पर विश्वास किया जाए, कोऑपरेटिव पर विश्वास किया जाए, कोऑपरेटिव को एक अच्छे सोच के साथ शुरू किया जाए, तो मैं समझता हूं कि बिहार में सेल्फ डिपेंडेंस बढ़ेगा, बड़ी संख्या में मजदूरों को यहाँ इंगेज किया जा सकता है और इकोनॉमी को सेल्फ लैंड बनाया जा सकता है। ये हमारी सोच है और हम समझते हैं कि इस पर काफी काम करने का स्कोप है। एनजीओज पर, कोऑपरेटिव पर उनको विश्वास करना होगा सिस्टम को, तब ये काम आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफी डिटेल में आपने बताया कोऑपरेटिव सेक्टर और कैसे उसको हम लोग यूज करके ओवरऑल बिहार और बिहार की इकोनॉमी और यहाँ के लोगों के लिए और उनके विकास के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। समय की कमी के कारण जो है हम सेशन 1 को समराइज करेंगे। सो जैसे आलोक सर ने बताया कि कोरोना के सामने कैसा उस समय कैसे प्रॉब्लम हुए, आपको मदद भी करना है और आप फील्ड में जा भी नहीं पा रहे हैं और बाहर जो उनके कंस्टिट्यूंसी के बाहर के लोग जो है उनको उन तक कैसे पहुंचा जाए, उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसी तरह जब हम लोगों ने सोचा कि बिहार के प्रोग्रेस के लिए एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं, तो जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए तो इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वायरमेंट बनाना होगा, उनको एक कॉन्फिडेंस जनरेट करना होगा जैसा गुलरेज सर ने कहा, और कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव सेक्टर और उसको यूज करके अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स में लोगों को के जीवन को प्रभावित किया जा सकता है। जैसे बहुत अच्छा आलोक सर ने एग्जांपल दिया, चाहे वो वेजिटेबल हो, सब्जी उगाने वाले लोग हो, दूध उगाने वाले लोग हो, इवन लैंड का पूलिंग जो है एक कोऑपरेटिव फॉर्म में किया जा सकता है। और गुल्लेश सर ने लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बोला और ये भी कहा कि लैंड रेवेन्यू अब वो ना हो के लैंड मैनेजमेंट की बात हो गई है। और फाइनली जो अनीश ने बताया एज ए कोलैबोरेटिव एफर्ट हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सर इतने बहुमूल्य समय देने के लिए और इतना समय बिताने के लिए हमारे साथ आलोक सर, गुलरेज सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि आप इसी तरह हम लोगों को गाइड करते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ठीक है भाई, थैंक यू। जी जी, अनीश जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे इस फोरम के बारे में खबर किया था और मैं सभी पैनलिस्ट को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि कम से कम इस क्राइसिस पीरियड में आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है और मैं समझता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि दिस विल रिजल्ट टू दिस विल ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा और अच्छा रिजल्ट देगा।